हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी ग्रुप। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। सोशल साइंस का एक मॉडल पेपर 1 है। इसी तरह मैं आप लोगों को एग्ज़ाम तक कम से कम हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 10 मॉडल पेपर करवाऊँगी, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितना है और अभी कितना करना बाकी है। इसमें मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगी उसका आंसर आप लोग पहले खुद से देने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं मॉडल पेपर के साथ साथ हर एक विषय का हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जिससे आप लोगों को चैप्टर वाइज रिवीजन भी उससे आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना मेजनी द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल थीसिस किसने लिखी। यानी कि अप्रैल थीसिस है जो किसकी बुक है। तो ए, लेनिन की बुक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो अंकोर वाट में एक हिंदू देवता का मंदिर है। तो उसमें किस देवता है, तो विष्णु का मंदिर है अंकोर वाट में। और ये अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और किसका मंदिर है, तो विष्णु का। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पुण्य स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो पुण्य स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि पुण्य स्वराज की मांग कब की गई थी। तो पुण्य स्वराज की मांग की गई थी 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पुण्य स्वराज की मांग किया गया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि पुण्य स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को। और पूछेगा कि पुण्य स्वराज की मांग कब की गई थी और कांग्रेस के किस अधिवेशन में। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में है वीना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो वीना कांग्रेस की अध्यक्षता किया था मेटरनिख ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटरनिख। क्वेश्चन नंबर 10 में है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। क्वेश्चन नंबर 11 में है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत से अफीम का निर्यात कहाँ करती थी, चीन में करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन को करती थी निर्यात किसका, तो अफीम का। क्वेश्चन नंबर 12 रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो था जो फ्रांस का दार्शनिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 13 में है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। कौन सी उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि किसको दिया गया था, महात्मा गांधी को। तो वो किस घटना के कारण वो अपनी उपाधि को त्याग दिए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वे अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर थे जो अपने वो नाइटहुड की उपाधि वो भी त्याग दिए थे इस घटना के बाद। क्वेश्चन नंबर 14
किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो उसका गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। और वो भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में है, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 17 में है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो निम्न में से किसका संबंध नहीं, यानी कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी। तो ये बिस्मार्क का योगदान नहीं है इटली के एकीकरण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी का, ये तीनों का है जो इटली के एकीकरण में योगदान है। इसका इटली के एकीकरण से संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का इटली के एकीकरण से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? वार एंड पीस। तो इसके लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वार, युद्ध और शांति या वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 19, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। और इसकी स्थापना कौन किए थे? तो एन.एम. जोशी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में एन.एम. जोशी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई? तो रंग भेद नीति के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 22, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में बना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1990। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। किससे बटकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से बटकर तेलंगाना बना है। कब बना है? तो 2 जून 2014 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 जून 2014। 26 में है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत ऑप्शन के अनुसार इसमें उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? यहाँ पे चार दलों का, राजनीतिक दलों का नाम दिया हुआ है। जनता दल, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। बाकी ये सब है जो क्षेत्रीय है, तीनों है जो क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? यहाँ पे क्या क्या दिया है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के लोकतंत्र में है जो, इनमें 4 ऑप्शन में जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं।
किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र है जो जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। कौन दिया था? तो अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 31, करा निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? यहाँ पे दिया है ए में शिक्षा, बी में पंचायती राज, सी में सामाजिक असमानता और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सुधार का सूचक क्या है? तो पंचायती राज है। क्वेश्चन नंबर 32, करा इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में जनसंख्या, बी में सरकार, सी में संप्रभुता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 में कह रहा है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो सरकार का तीसरा स्तर जो था वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो 15 नवंबर 2000 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो संविधान के किस अनुसूची में? यहाँ पे तो एक क्वेश्चन देखिए बन जा रहा है, संविधान के किस अनुसूची में भाषा है? तो कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं हैं? तो अभी फिलहाल 22 भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल किया था तो 1951 से 1956। पंचवर्षीय योजना कितने सालों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। तो स्टार्ट हुआ था 1951 से, तो 5 साल चला था 1956 तक। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की जो शिवहर जिला है उसका आय सबसे कम है, प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले में सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? क्या कह रहा है कि आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह एक कथन है। तो एक कथन है जो किसके द्वारा कहा गया है? तो एक कथन है किसका? मार्शल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? यानी कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगा टका। टाका। तो टाका कौन सा? ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टाका। बांग्लादेश का मुद्रा का क्या नाम है? तो टाका। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है दिनार। तो दिनार कहाँ का मुद्रा है? कुवैत का। रुपया तो भारत का है। और यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो है जो सोवियत संघ में सम्मिलित देशों की मुद्रा है। यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो किसी खास देश की मुद्रा नहीं है। यूरो है जो सोवियत संघ में सम्मिलित बहुत सारे देश हैं उसकी मुद्रा है। और दिनार कहाँ की मुद्रा है? तो कुवैत की। और टका जो हो गया वो बांग्लादेश की मुद्रा होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? यानी कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1904। क्वेश्चन नंबर 41 में है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत में फिलहाल यानी कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग देख लेते हैं। 42 में है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है?
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन ए में दिया है रोटी कपड़ा मकान, बी में दिया है रोटी फल सब्जी, सी में है कपड़ा रोटी सब्जी और डी में है तेल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता यानी कि जीवन जीने के लिए मानव की न्यूनतम आवश्यकता यानी कि इसके बिना मानव नहीं जी सकता है। तो क्या है वो है रोटी कपड़ा और मकान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रोटी कपड़ा और मकान मानव की है जो न्यूनतम आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा और वायुयान सेवा। तो कह रहा है कि वो इस चारों में से कौन है जो पूर्णतः सरकारी यानी कि उसको सिर्फ सरकार के द्वारा ही वो सेवा उपलब्ध किया जाता है, किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा नहीं। तो देखिए स्वास्थ्य सेवा भी रहता है यानी कि डॉक्टर की सुविधा तो वो प्राइवेट भी होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल, शिक्षा सेवा भी प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल। एक सैन्य सेवा है जो सिर्फ प्राइवेट नहीं होता है, सरकार के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है हम लोगों को सैन्य सेवाएं, प्राइवेटाइजेशन इसका नहीं हुआ है। और वायुयान सेवा भी वायुयान प्राइवेट भी रहता है और सरकार की भी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सैन्य सेवा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क किस वस्तु के लोगो के? तो सोने के आभूषण में हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोने के आभूषण के लोगो के रूप में। लोगो यानी लोग पीपल नहीं, वो लोगो जो होता है किसी कंपनी का जो जैसे लोगो होता है वैसे वो वाला लोगो यहाँ पे बोल रहा है। तो इस किसका होता है हॉलमार्क? तो सोने के आभूषण का। क्वेश्चन नंबर 45 का निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण। तो कह रहा है कि ये चारों में से जो आर्थिक नीति का अंग कौन नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण है जो यहाँ पे आर्थिक नीति का रन नहीं है। और निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण ये तीनों है जो नई आर्थिक नीति का अंग है। क्वेश्चन नंबर 46 भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। क्वेश्चन नंबर 47 किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ये किसका कथन है? तो ये हार्टले विदर्स का कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हार्टले विदर्स। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है पूंजीवादी, बी में कह रहा है समाजवादी, सी में साम्यवादी और डी में है मिश्रित। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होती है। यानी कि जो विकासशील देश होते हैं उनकी ज़्यादातर जनसंख्या कौन सा कार्य करती है यानी कि किस क्षेत्र में संलग्न होती है? तो विकासशील देशों की ज़्यादातर जनसंख्या रहती है जो कृषि क्षेत्र में संलग्न होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो यहाँ पे 4 कंपनियों का नाम दिया हुआ है। फोर्ड मोटर्स, बी में है सैमसंग, सी में कोका कोला और डी में है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कौन? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, ये तीनों कैसी कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जल है जो कैसा संसाधन है? नवीकरणीय यानी कि इसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। वही सब है जो पेट्रोल एक बार उपयोग कर लेंगे तो उसका पुनःपूर्ति नहीं किया जा सकता। जिसका पुनःपूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, और जिसका पुनःपूर्ति कर लेते हैं उसको नवीकरणीय। तो जल इसमें 4 ऑप्शन दिया है उसमें से जल है जो नवीकरणीय है और बाकी ये तीनों पेट्रोल, कोयला, लौह अयस्क ये सब है अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 52 जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना है जो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है वो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा
महाराष्ट्र। 54 में है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। यहाँ पे 4 देश का नाम दिया हुआ है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन। तो पूछ रहा है कि बिहार की सीमा इनमें से किस देश के साथ जुड़ी है, तो नेपाल के साथ बिहार की सीमा है जो जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नेपाल। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। यहाँ पे 4 फसलों का नाम है, गेहूँ, तिलहन, जौ, धान। कह रहा है कि ये चारों में से कौन है जो खरीफ की फसल है। तो ये इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, धान। खरीफ फसल किसको कहते हैं, जो बरसात के दिनों में बोया जाता है उसको खरीफ फसल, और जो जाड़े के दिनों में बोया जाता है उसको क्या कहते हैं, रबी फसल। तो धान है जो बरसात के दिन में बोया जाता है तो उसको ये हो गया क्या, खरीफ फसल। तो यहाँ पे खरीफ फसल पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान। और गेहूँ, तिलहन और जौ ये सब कैसी फसल है, तो रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। ये चारों में से उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है या छत्तीसगढ़ है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है। तो यहाँ पे सड़क दिया है, जल, रेल, वायु। तो ये कह रहा है कि इनमें से सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है। तो जल का साधन होता है जो सबसे सस्ता परिवहन का साधन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। क्वेश्चन नंबर 59 भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, यानी कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो 1966 में हुआ था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। और किसने किया था, तो नॉर्मन बोरलॉग ने। और श्वेत क्रांति का शुरुआत किसने किया था, तो वर्गीज कुरियन ने। श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, 1970 ईस्वी में। और हरित क्रांति का 1966 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। और श्वेत क्रांति का शुरुआत 1970 ईस्वी में वर्गीज कुरियन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 में है सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, यानी कि सूती कपड़ा उद्योग में किसको कच्चा माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो सूती कपड़ा उद्योग में कच्चे माल के रूप में कपास का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो रेशमी वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र है जो बिहार के भागलपुर जिले में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 62 में है उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक का कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो बरौनी में अवस्थित है उर्वरक का कारखाना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई हूँ कि रबी फसल किसको कहा जाता है, जो जाड़े के दिनों में बोया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गेहूँ। ये गेहूँ है जो कैसा फसल है, रबी फसल। बाकी ये जो ज्वार, जूट और धान है वो कैसा फसल है, खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 64 में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। कहाँ है, हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है, बिहार के भागलपुर जिला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 में है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। कह रहा है कि कोडरमा है जो किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो कोडरमा है जो अभ्रक के लिए जाना जाता है, किसके लिए, अभ्रक के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो बिहार की यहाँ पे 4 नदियों का नाम दिया है, पुनपुन, कोसी, सोन, गंडक। तो कह रहा है कि ये चारों नदियों में से किसकी उत्पत्ति है जो
अमरकंटक से हुआ है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल का क्या है, यानी कि सोन नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, अमरकंटक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 में है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। 4 उद्योग का नाम दिया है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि कृषि पर आधारित उद्योग कौन नहीं है। तो चीनी भी तो कृषि पर आधारित है, कागज भी कृषि पे ही आधारित है, वस्त्र उद्योग भी कृषि पे आधारित, सीमेंट उद्योग है जो कृषि पे आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 69 में है, लौह है। तो लौह है यहाँ पे कह लौह है वो कैसा संसाधन है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव संसाधन है वो, या मानवकृत संसाधन है। तो लौह है जो अनवीकरणीय संसाधन है। इसका एक बार हम लोग दोहन कर लेंगे तो पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, और वैसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग करने पे पुनः उसका प्राप्ति नहीं कर सकते वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो लौह कैसे संसाधन हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 70 में है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस है जो खनिज तेल के साथ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 का, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है, तारापुर। तारापुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे 4 उद्योग का नाम दिया है, जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, सी में बोकारो लौह इस्पात उद्योग, और डी में है रेमंड वस्त्र उद्योग। तो इनमें कह रहा है कि कौन है जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित उद्योग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग है जो एक क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित उद्योग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का, ऑप्शन सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 73 में है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो सुनामी शब्द है जो जापानी भाषा है, वो सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया शब्द है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बस विस्फोट भी हो सकता है, बस विस्फोट या शायद बम होना चाहिए, बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध, और डी में रासायनिक दुर्घटना है। तो क्या करें, प्राकृतिक आपदा कौन है। तो यहाँ पे बस विस्फोट जो है वो कैसा आपदा है, वो बम विस्फोट है, मानव कृत आपदा है, युद्ध भी मानव कृत आपदा है, भूकंप भूकंप है वो कैसा, प्राकृतिक आपदा है, रासायनिक दुर्घटनाएं भी मानव कृत आपदा है। तो इसका यहाँ पे पूछ रहा है प्राकृतिक आपदा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप, सुनामी ये सब कैसी आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा होती है। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है, मलबे के नीचे दबे हुए लागों यहाँ पे लिखा है लोगों होगा, लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मलबे के नीचे यानी कि कोई भी बिल्डिंग ध्वस्त हो गया तो उसमें जो भी लोग या कुछ भी दबा जाता है, यानी कि मलबे के नीचे जो दब जाता है उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग किया जाता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। तो महासागर की तली पे जो कंपन होता है उसके कारण क्या आता है, सुनामी आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऐसे भी आप लोगों को एक क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाएगा कि सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी है जो कहाँ आती है, महासागरों में या समुद्रों में आती है। क्वेश्चन नंबर 78 में है, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। यहाँ पे डॉक्टर मेधा पाटकर है वो किससे जुड़ी हुई है, तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। डॉक्टर मेधा पाटकर है जो किससे जुड़ी हुई है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। तो सुदूर संवेदी या रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दूर संचार के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर संचार।
अब आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है कि मानव जनित आपदा कौन है। यहाँ पे 4 आपदा का नाम है, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद और सुनामी। तो इसमें से मानव जनित पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद। आतंकवाद है जो मानव जनित आपदा या मानवकृत आपदा है, और बाढ़, भूकंप, सुनामी ये सब है जो प्राकृतिक आपदा है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताई हूँ कि क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने के लिए बोली हूँ, उसका आप लोग अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी वो आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।